हेलो हेलो, कीप योर माइंड हियर। आज वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल। एक बात देखो, कल मैंने एक चीज कराई थी तुम्हें। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के अंदर अगर आपको रिलेशन आ जाता है तो आप कैसे करोगे उसे? तो ये रिलेशन बताया था कि 1 किलोवाट आवर में आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। अब जो 1 किलोवाट आवर है ये क्या है? 1 किलोवाट आवर को कहते हैं 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम कहेंगे 1 यूनिट। अब सपोज करो घर के अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है कि आपके घर के अंदर कुछ अप्लायंस है, आपको पता है कि ये इतने दिन चलता है, ये इतने दिन चलता है, तो हम 1 महीने का टोटल मिला करके खर्चा क्या हो, एक न्यूमेरिकल लिखो, सिंपल लिखो। इन अ हाउस होल्ड ऑफ इन अ हाउस होल्ड ऑफ तरबी, टू AC in a household of Turbi, 2 AC, each of 1500 watt, 1500 watt, work for या used for 5 hours daily। और रेफ्रिजरेटर 200 watt, used for 20 hours daily। What is the cost of electricity? What is the cost of electricity for the month of June? For the month of June, if 1 unit cost rupees 6, 1 unit cost rupees 6, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6। कैसे करेंगे देखो ना, देखो पहले लिखते हैं AC। कितने AC हैं? 2 AC हैं। एक AC की पावर क्या है? 1500 वाट। कितने घंटे यूज होता है? 8 घंटे, 5 घंटे। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी E इज इक्वल क्या होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है ना। P इज इक्वल E अपॉन T लिखाया था। P इज इक्वल क्या आता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो E इज इक्वल क्या आ गया? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 AC कितना बनेगा? 1500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7500 वाट आवर। फॉर 2 AC, 2 AC के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी पावर हो जाएगी, कितनी एनर्जी हो जाएगी?
7500 इंटू 2 कितना हो गया? 15,000 वाट आवर। लेकिन ये वाट आवर में हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलो वाट आवर में। किलो में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे इसे? 1000 से। किलो में लाना है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी इन किलो वाट आवर क्या आ जाएगी? 15,000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी आ गया 15 किलो वाट आवर। अब जैसे मैंने बताया था तुम्हें, 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या होता है? यानी एक दिन में 2 एसी कितने यूनिट ले जाते हैं? 15 यूनिट ले जाते हैं। अब लगा सकते हो घर में कैसे खर्चा आता है। 5-5 घंटे एसी चलते हैं मान लो 2, तो 15 यूनिट का मतलब 6 रुपये, 100 रुपये का खर्चा आ गया। 15 6 90, मतलब पर डे 90 रुपीज़ की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एसी खा रहा है तुम्हारा। 2 एसी है। नहीं, एक बात करिए, मतलब आप किसी, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मान लो रॉड तो जलती है ना, रॉड जलती है, फ्रिज भी चलता है, पंखा भी चलता है, वो तो चलते हैं ना। हर किसी की आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी की खपत, कंज्यूमशन निकाल सकते हो इसी तरीके से। अब फॉर मान लो रेफ्रिजरेटर सबके पास होता है, तो रेफ्रिजरेटर का कैसे निकालेंगे हम? कि आपका पावर कितनी रेफ्रिजरेटर की? 200 वाट दे रखी है। कितने टाइम चलता है? 20 घंटे चलता है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो गया? 200 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो गया? 2000 वाट आवर आ गया। यानी कितनी इलेक्ट्रिसिटी आ गई? 2 किलो वाट आवर आ गई। 2 किलो वाट आवर आ गई, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी दोनों अप्लायंस की? इलेक्ट्रिसिटी पर डे कितनी हो गई? के 15 किलो वाट आवर वो थी और 2 किलो वाट आवर ये थी, तो कितनी आ गई? 17 किलो वाट आवर। ठीक है, कितनी हो गई? 17 किलो वाट आवर हो गई। अब जब 17 किलो वाट आवर हो गई, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी आ गई आपका 17 किलो वाट आवर, मतलब 17 यूनिट। तो कितने घंटे के लिए? फॉर 2 आवर्स, सॉरी, फॉर मंथ ऑफ जून, मंथ ऑफ जून। क्या? अच्छा, 4000 होगा, तो 4 कर देते हैं हम। पहले बताना चाहिए था। 19 हो जाएगा। जून के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं ना, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 17, 17 3 दा 51, इतने kWh आ गया, इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी 19 570, इतने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी। ठीक है, कितने यूनिट? हाँ, 19,570। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकालोगे? कैसे निकलेगी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 570 मल्टीप्लाइड बाई 6, 3420। सिर्फ ये किसका बिल है? ये 2 एसी का और किसका? 1 फ्रिज का। ठीक है ना? अब देख सकते हो घर के अंदर के हमारे कितने एसी कितने घंटे चलता है। अब जैसे मान लो एक छोटी सी ट्यूबलाइट है, ठीक है। अब मान लो ट्यूबलाइट कितने की होती है? या तो जो सीएफ जो एलईडी बल्ब होता है वो तो 9 वाट का होता है या 10 वाट का होता है। ट्यूबलाइट होती है वो 20 वाट की या 40 वाट की होती है। तो मान लो 40 वाट की मान के चल देता हूं मैं, 40 वाट की, और एक दिन में मान लो 10 घंटे क्या नाम है चलती है एक दिन में। तो 10 घंटे चलेगी तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आएगी? 40 इंटू 10 कितना आ गया? 400 वाट आवर। 400 वाट आवर मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.4 kWh, और 30 दिन का रिजर्व वो निकालोगे तो 0.4 इंटू
30 कितना हो गया 120, मतलब कितना हो गया ये 12, मतलब 12 यूनिट आपका महीने में एक किसका आएगा, ये जो ट्यूबलाइट है उसका। समझ रहे हो? 10 घंटे से तो ज्यादा चलती है। नहीं ऐसा तो नहीं है, एवरेजली 10 घंटे मान के चलो। एवरेज का मतलब कई बार बंद भी हो जाती है, लगातार नहीं चलती, रात को तो बंद ही रहती है मोस्टली, कई बार घर से बाहर जाते हैं तो भी बंद रहती है ज़्यादातर, तो एवरेज माना है मैंने। ठीक है, 12 न मान करके 15 मान लो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ज़्यादातर आजकल एलईडी वो लगे होते हैं, बल्ब भी लगे होते हैं बहुतों के, तो आप मतलब मोटा मोटा इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आसानी से निकाल सकते। क्या हो गया, तुम दोनों में से लेके आना चाहिए था ना। सर हमसे ले लो। दिखाओ। खोला नहीं सर। देखो एक क्वेश्चन लिखो कंपटीशन वाला, इसमें कंपटीशन कराएं दोनों में, राघव एंड सक्षम, तरबी एंड मानवी। नहीं वैसे कंपटीशन नहीं करा रहे हम करा रहे हैं कि भाई कौन सीढ़ियाँ जल्दी चढ़ेगा, किसकी पावर ज़्यादा होती है। चलो अब बॉयज का ले लेते हैं। हाँ भाई भाई ऑब्वियसली वो तो बताइए। लिखो, टू बॉयज भविक एंड एकांश, भविक एंड एकांश of mass 60 kg and 40 kg, of mass 60 kg and 40 kg respectively. Bhavik steer up क्या? 50 kg हाँ स्टेयर्स अप, या क्लाइंब अप लिख दो, स्टेयर्स अप। फिफ्टी स्टेयर्स, या क्लाइंब अप ऐसे लिख दो, क्लाइंब अप 50 स्टेयर्स, क्लाइंब अप 50 स्टेयर्स इन 40 सेकेंड, while एकांश climb up 40 stairs in 20 seconds. Whose power is more? कंपेयर करना है किसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हम करा रहे हैं, ध्यान रखना।
देखो ये तो हाँ। पहले लिख लेते हैं एकांश, फिर लिखते हैं भविक। ठीक है, एकांश भविक। मास कितना है इसका भविक का 60 किलोग्राम और टाइम कितना है 40 सेकंड। अब एक बात बताओ, अच्छा हाँ एक और लिखना है आगे, इफ हाइट ऑफ ईच स्टेप, हाइट ऑफ ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ईच स्टेप क्या है 15 सेंटीमीटर, हर स्टेप की हाइट 15 सेंटीमीटर। अब देखो क्या होगा आपका पहले वर्क डन निकालेंगे, ध्यान दो इधर, जी की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देना 10 मीटर पर सेकंड लेनी है, जी की वैल्यू ये लेनी। हाइट कैसे निकालोगे भव के, कितना स्टेप चढ़े थे इन्होंने 50, एक स्टेप की लेंथ कितनी है 15, तो कितनी हाइट हो गई 750 सेंटीमीटर का मतलब 7.5 मीटर, कितने 7.5 मीटर। वर्क डन क्या होगा m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि ऊपर गए तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, कितना हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई कितना 10 मल्टीप्लाइड बाई 7.5, ठीक है 0.076 द 45, यही आएगा Yes, sir. इतने वाट। तो अब यहाँ पर देखो इनकी वो क्या निकलेगी, पावर क्या निकलेगी, पावर इज इक्वल कैसे निकालेंगे वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। तो पावर और भविक कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, वर्क डन कितना है 4500 और ये कितना था 40, कट गया कितना आ गया 225 दो बार, तो पावर आ जाएगी 112.5 वाट, इतने पावर आ गई इनकी 112.5 वाट। अब एकांश का देखते हैं, मास कितना है एकांश का 40 केजी, और कितना टाइम कितना है ये 20 सेकेंड, जी की वैल्यू क्या लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हाइट कितने स्टेप चढ़े इन्होंने, कितने स्टेप्स सर इसमें पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा के क्या फर्क पड़ेगा उसमें, ये पॉइंट तो लगाओ कम से कम आप पॉइंट 115 पॉइंट था ना, ये क्या है नीचे दूसरे 125.1 क्या आएगा, सही तो था सही लिखा था पॉइंट ही तो है ये, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पॉइंट जीरो आएगा, क्यों लिखो फिर, हाँ तो क्या हो गया पॉइंट जीरो को थोड़ी लिखेंगे फिर। अब हाइट कितनी होगी 40 स्टेप्स थे, कितने थे इंटू 15 यानी 60 का मतलब क्या हो गया 6 मीटर हाइट कवर की। वर्क डन निकालो, mgh आएगा, मास 40 है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू क्या है 6 है, 6 चौक 24, 2400 जूल, यही था ना, यही आएगा ना। अब पावर वर्क डन डिवाइड बाई टाइम 2400 डिवाइडेड बाई टाइम, देखो भाई कौन जीत गया रेस में, थोड़ा सा 120, किसकी पावर ज्यादा आ गई, बाबक की ज्यादा है, कैसे पता चल रहा था,
तो देखो मैंने 50 सीढ़ी 40 सेकंड में चली और उसने 40 को 20 सेकंड में चली। मैं यहाँ 65 कर देता हूँ, मान जाऊंगा, निकाल के दिखा दो, कर दो, तब भाविक आ जाएगा। आप उससे इंटरप्रेट कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, सेम कंडीशन रख के कर लो। इसलिए आपको उससे नहीं है, आपका ये देखो ना, आप कितने वेट को लेके आ रहे हो बाहर ऊपर, ये भी तो सोचो। समझ रहे हो? आप ज्यादा वेट, इनसे डबल वेट को लेके जा रहे हो करीब करीब। मतलब फिर भी है तो सही, ज्यादा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसीलिए सबका इफेक्ट पड़ता है टाइम का। और दूसरी बात, टाइम देखो, आधा टाइम लिया था हालांकि इन्होंने, वो अलग बात है लेकिन वेट का भी बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए जब तक आप पूरा नहीं क्वेश्चन निकालोगे, आप नहीं बता सकते कि किसकी पावर ज्यादा है, ठीक है। ये हमें पता जब भी पता चलेगा जब फाइनल आंसर पता चलेगा। कई बार बिल्कुल बहुत थोड़ा सा फर्क आता है, लगेगा तुम्हें ऐसा है कि क्या नाम है, इसकी पावर ज्यादा, लेकिन नहीं आती अब समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन, इसलिए मैंने अलग से कराया हुआ है। और जब मान लो क्या नाम है, मैंने अगर पेपर दिया तो 100% में दूंगा ही दूंगा ये क्वेश्चन, ऐसा इस तरीके का, ठीक है। अब आगे देखो एक क्वेश्चन और, पहले उसमें देखो, वो तो कब का हो गया। पहला क्वेश्चन देखो, लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड बिलो, ए रीजन आउट द वेदर द वर्क इज डन और नॉट वर्क, काम किया गया या नहीं किया गया, ये आपको बताना है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, बिल्कुल किया है क्योंकि आगे भी बढ़ रही है और फोर्स भी लगा रही है, इसका मतलब वर्क इज डन। डंकी कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक, क्या होगा ये? नॉट, वर्क इज डन, हाँ तो नो वर्क, हाँ। विंड मिल इज लिफ्टिंग अ वाटर फ्रॉम अ वेल, यस वर्क इज डन। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट अ फोटोसिंथेसिस, नो वर्क इज डन, एनर्जी चेंज हो रही है उसमें। एन इंजन पुलिंग एन अ ट्रेन, वर्क इज डन ठीक है। फूड आर गेटिंग ड्राइड इन द सन, नो, नो वर्क इज डन। सेल बोट इज अ मूविंग ड्यू टू द विंड एनर्जी, यस वर्क इज डन ठीक है। तो ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड, मूव इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। The initial and final points of the path of the object lie on the same horizontal plane. What is the work done by the force of gravity on the object? क्या वर्क डन होगा? अंडो, क्या वर्क डन होगा इसका? क्यों? ये प्लेन है और ऐसे फेंक के करके वहीं पर आ गई, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हाइट तो कवर ही नहीं की ना उसने कुछ भी। समझ रहे हो? तो इसलिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा इसका? 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैटरी लाइट अप अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी है? बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर है? केमिकल से किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल से किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी। लाइट अप अ बल्ब लिखा है ना, तो कैसे लिखेंगे? केमिकल, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी। हो गया। अगला क्वेश्चन, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम, लिखो m इज इक्वल 20। चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर टू 2 मीटर पर सेकेंड। u कितना दे रखा है इसमें मत लिखो, u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, क्या फॉर्मूला होता है? मतलब नहीं याद है, पिटना है फिर मुझे लग रहा है। क्या फॉर्मूला होगा? हाफ एम, इनिशियल लिया तो एम स्क्वायर कर सकते हो, इसे निकालो कितना आएगा।
फाइनल भी निकालो कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर करके, और दोनों को माइनस कर देना, आपका वर्क डन आ जाएगा। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है ना, निकालो जल्दी निकालो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हाफ इंटू 20 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ गया, 250 जूल आ गया। फाइनल क्या आएगा, हाफ इंटू 20 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, 40 क्या आ गया इसमें, जूल आ गया। वर्क डन क्या होगा, 250 माइनस में 40 कितना आ गया आपका, 210। खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था ये। गलत वैल्यू सर वैल्यू वही है। ध्यान देंगे। Next question. A mass of 10 kilogram is at a point A on the table. It is moved to a point B if the line joining A and B are equal, horizontal है. What is the work done on the object by gravitation force? Explain your answer. क्या होगा work done? 0 होगा, because no height is covered by the object against the gravity. लिख दो, लिख सकते हो नीचे, no height is covered by the body, ठीक है, with respect to the first body, so gravitation work is done undo. आगे 6, potential energy of a freely falling object decrease progressively. Does this violate the law of conservation energy? No, potential energy gradually converted into the kinetic energy, but total energy remains constant at each and every point. जब ऊपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ गिराएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, और जब हम दोनों का हर जगह पर सम करेंगे तो वो सेम आएगा, हर जगह का कांस्टेंट आएगी, इसलिए इट इज नॉट वायोलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये वायोलेट नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द व्हाट आर द वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल? हमारी टांगों में कौन सी एनर्जी होती है, मसल्स एनर्जी, ठीक है, वही मसल्स एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो आवर मसल्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगला क्या है, डज द ट्रांसफर, ये हो गया, डज द ट्रांसफर एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल माइट एंड फॉल फेल टू मूव, वेयर द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग? मान लो आप दीवार को पुश करना चाहो तो क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, क्या वर्क डन हुआ? तो वर्क डन, नो, नो वर्क इज डन, बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेकन प्लेस। कैसे? जब अब आप किसी रॉक को, किसी दीवार को पुश करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, समझ रहे हो? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, समझ रहे हो, कुछ वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह से कई सारी फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला सर्टेन हाउस होल्ड, ये करके दिखाओ एक बार फटाफट मुझे। 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग मंथ, हाउ मच एनर्जी दिस जूल? जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक यूनिट में कितने जूल बताया था मैंने, ध्यान हो तुम्हें? बताओ जल्दी से, एक जूल में कितने, एक यूनिट में कितने जूल था? वेरी गुड, कितना था? 3.6 × 10 की पावर 1 यूनिट इज इक्वल होता है 3.6 × 10 की पावर 6। तो 250 यूनिट में कितने जूल होगा? 3.6 × 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई 250, इतने जूल। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg रेज टू हाइट, लिखते जाओ। मास कितना दे रखा है? मास कितना है? 40 kg। कितनी हाइट रेज की गई है? तो h इज इक्वल क्या आ गया? 5 मीटर। g की वैल्यू क्या लोगे? 10 नहीं लिखी हुई तो 9.8 लो। g की वैल्यू लोगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर टीचर ने तो बोला कि जब गिवन में तो 10 ना, बोला है सर। गलत बोला है उसने। तो केवल टीच गिवन नहीं होती तो 9.8 लेते हैं, समझ रहे हो? वहां लिखी होगी तभी लेनी है। चलो अब 10 ले लो, कोई बात नहीं, वहां पर लिखी होगी 10 तभी लेनी है। अब देखो आगे, इफ द ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज रीच टू हाफ वे डाउन। अब एक बात समझो, ये क्वेश्चन क्या है, यहां से ऊपर से ऑब्जेक्ट को गिराया गया और जब आधे रास्ते पर पहुंच जाएगी, यहां पर इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी ऊपर, मतलब हाइट कितनी है ये टोटल? 5 मीटर। मास कितना है बॉडी का? 40 kg। अब पूछा हुआ है कि अगर ऊपर से नीचे हम गिराते हैं तो आधे रास्ते पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो जैसे मैंने बताया था ऊपर से नीचे गिराएंगे तो किस में कन्वर्ट होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी उसकी? काइनेटिक में। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो पोटेंशियल काइनेटिक में हो जाएगी और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी काइनेटिक। तो आधे रास्ते पर कितनी होगी? पहले टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी कैसे निकालो? इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी थी उसकी? पोटेंशियल थी ना। मास कितना दे रखा है? इतना। हाइट कितनी है आपकी? 5 मीटर। जी की वैल्यू क्या ले देते हैं हम? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वही वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी बताया था जो mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी? मास 40, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2000 जूल आ गई। अब बताओ आधे रास्ते पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हैं? कितनी होगी? आधे रास्ते पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सिर्फ काइनेटिक बताओ कितनी होगी? 2000 तो डोंट वो हो गई ना, टोटल एनर्जी है 1000। अरे आधे रास्ता है, आधी पोटेंशियल होगी, आधी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। वो कन्वर्ट भी तो हो रही है भाई। इस पॉइंट पर मैक्सिमम एनर्जी क्या थी? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2000। काइनेटिक एनर्जी क्या है इस पॉइंट पर? 0। टोटल एनर्जी 2000 हुई। इस पॉइंट पर आधे रास्ते पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 1000 और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1000। हैं? आधा है ना, आधा रास्ता है तो आधे तो आधी क्या होगी? पोटेंशियल, आधी काइनेटिक होगी। अब मान लो तुम इसको प्रूव करना चाहो, कैसे होगी भाई? 1000 लिख दो, निकाल दो, हाइट निकालो कितनी होगी यहां से यहां तक, देखो कैसे होगी। कि आप देखो यहां ये वाली हाइट निकालो या ऊपर वाली हाइट निकालो, कोई बात नहीं, या यहां पर वेलोसिटी निकालो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तब भी कर सकते, कुछ भी निकाल सकते हो आप। इस समय पर यू क्या था? 0। यू क्या था? ऊपर से फेंकी है तो हाइट कितनी आई है? 2.5 मीटर। जी की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है ना। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल 2gh। v स्क्वायर निकालना है, u क्या है? 0 इज इक्वल 2 इंटू 2.5 इंटू 10, कितना आ गया? ये 50 आ गया। v कितना आ गया? अंडर रूट, ये आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास कितना है? और v स्क्वायर कितना आ गया है? 50।
v स्क्वायर 50 लिख देते हैं। अब काटो इसे, कितना आ गया 20। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 20 इंटू 50 कितना होगा, आ गया नहीं आ गया बताओ, आ गया ना। ऐसे भी निकाल सकते, समझ रहे हो। आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, इस जगह पे हाइट कितनी रह गई 2.5 रह गई, नहीं रह गई, आधे रास्ते पर आई। mgh निकालो, मास कितना है तुम्हारा, g की वैल्यू 10, h 2.5 मल्टीप्लाई करो 1000 आएगा। तो 1000 क्या होगी पोटेंशियल होगी, और 1000 क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ गए, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वाला 10th। What is the work done by the force of gravity on the satellite moving around the earth? Justify your answer। अब ध्यान दो, अगर मान लो ये आपका अर्थ है और इसके चारों तरफ ऐसे सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो बताओ वर्क डन क्या होगा सैटेलाइट पर, क्या वर्क डन होना चाहिए। अर्थ के थ्रू जो वर्क डन लगेगा वो क्या होगा, क्या शेप बना रखी है मैंने इसकी, क्यों आज क्यों नहीं, जीरो होगा ये, क्यों जीरो होगा, जो ये जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इधर, ध्यान दो, कीप योर माइंड हियर, फोर्स लग रहा है इधर, क्यों ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ खींच रही है सैटेलाइट को तो अपनी तरफ, लेकिन सैटेलाइट की जो मूवमेंट है वो ऐसे है, तो फोर्स यहां हो गया, डिस्टेंस ये हो गई, दोनों के बीच में क्या एंगल आ गया आपका, ईच एंड एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर यही कंडीशन बनेगी, तो हर पॉइंट पर जो वर्क डन होगा क्या होगा आपका जीरो, ठीक है। द वर्क डन ऑन द सैटेलाइट बाय द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ विल बी जीरो सिंस द एंगल बिटवीन द फोर्स and the direction of displacement are mutual perpendicular to each other, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या है 90 डिग्री का एंगल है, इस वजह से आपका क्या होगा इसमें जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Can there be a displacement of an object in the absence of any force acting on it? Think, discuss the question। ये छोड़ दो ऐसे ही। 13 क्वेश्चन, पर्सन होल्ड अ बंडल, अभी देखो, सक्षम होल्ड अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स। अब बताओ, एंड गेट्स टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क और नॉट, बताओ क्या उसने काम किया, नो, वर्क डन क्या होगा उसका जीरो होगा। तुम्हारे से नहीं थकेंगे, उनसे थक जाएंगे, अगर तुम्हें उठा के ऊपर रखेंगे तो नहीं थकेंगे ये, तुम्हें तो 1 घंटे तक उठा के रख लेंगे ये उनसे थक जाएंगे ये। अब उठाया उनको, उनका था भविक को उठाया था, तो भविक को उठाते ही बस हो गया इनका पंचर ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा जीरो, बिकॉज क्यों होगा, नो हाइट इज कवर्ड,
ठीक है। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि ये उठा करके ऊपर रखते किसी भी वेट को, तो वर्क डन होता, क्योंकि नीचे रखा हुआ था वो, और कितने ऊपर तक उठाया वो हाइट हो गई आपकी, तो उस केस में वर्क डन होगा। अब तो ऊपर रखा हुआ है ना, अगर इवन चलते तब भी वर्क डन नहीं होता, क्योंकि उस केस में भी कोई हाइट कवर नहीं होती उसकी। ठीक है, तो पोजीशन जो चेंज होनी है विद रिस्पेक्ट टू हाइट होनी है। वो ऐसे नहीं हो कि आप प्लेन में जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जा रहे हो, उस केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो जाए। ठीक है। अगला, इलेक्ट्रिक हीटर 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी इन 10 आवर्स। वेरी आसान। कितने वाट का हीटर है? 1500 वाट का। कितने घंटे चलता है? 10 घंटे चलता है। ये टाइम हो गया। ई कितना होता है? पावर मल्टीप्लाइड बाई 1500 इंटू 10, कितना आ गया? 15,000 वाट आवर। मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई? 15 किलोवाट आवर। इतने यूनिट कंजम्पशन हो गया। हाँ, ठीक है। 15वां क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा इसका, एक मान लो, मैं फिर समझा देता हूं फिर भी इसको भी। एक जो ऑस्किलेशन होता है ना, उस तरह से उसके अंदर एनर्जी का कन्वर्जन होता है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। ये आपका एक बॉब जो यहाँ से सपोर्ट से क्या है, इस जगह से लटकी हुई है, पेंडुलम है ये। अब जब पेंडुलम ऐसे ऑस्किलेट करेगी, इस तरीके से ऐसे ऑस्किलेट कर रही है, तो ऑब्वियसली मान के चलो कि जैसे यहाँ पोजीशन है, यहाँ के बाद इस पोजीशन पर आ जाएगी और इस पोजीशन पर आ जाएगी। दो अलग अलग पोजीशन हो गई भाई, एक पोजीशन यहाँ हो गई और एक पोजीशन यहाँ हो गई। अब एक बात बताओ, इस जगह पर, इस पोजीशन पर, विद रिस्पेक्ट टू, ये हाइट है आपकी, ये वाली हाइट कवर होगी एच। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? 0। क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब तक हम इसको आगे नहीं पुश करेंगे तब तक तो आगे जाएगी नहीं। पहली बार तो हमें पुश करना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो? तो फर्स्ट टाइम हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, कुछ स्पीड प्रोवाइड की उसको, तो वो मैक्सिमम हो गई। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी? जैसे इस पोजीशन पर पहुंचेगी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी पोजीशन मान लो, जैसे ही ए पोजीशन पर पहुंचेगी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मैक्सिमम हो जाएगी इस पॉइंट पर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इस पोजीशन पर? 0। इस पोजीशन पर देखा जाए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब जैसे यहाँ पहुंचेगी वो रुक जाएगी, तो रुकने पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? किस में कन्वर्ट होगी? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वही पोटेंशियल एनर्जी उसको ब्रिंग इट अबाउट इनटू द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में लाएगी वो। मीन पोजीशन में फिर आकर के पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? 0, और सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी? काइनेटिक एनर्जी में। वो काइनेटिक एनर्जी इस पेंडुलम को किधर लेके जाएगी? दूसरी पोजीशन पर लेके जाएगी। इधर आ जाएगी, वो ऐसे आएगी ऊपर। पहले तो ऐसे लेके गई थी, ऐसे, फिर ऐसे लेके आई। अब क्या होगी? ऐसे जाएगी, यहां पर फिर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी किस में हो जाएगी? वो मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी? 0। और यही पोटेंशियल एनर्जी फिर उसको पेंडुलम को कहां लेके आएगी? मीन पोजीशन के अंदर लेके आएगी, यहां पर। समझ रहे हो? इस तरीके से पेंडुलम क्या करती रहेगी? ऑस्किलेट करेगी, और उसकी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होगा? फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, और इट विल कंटिन्यू ऑस्किलेट करती ही रहेगी आगे तक। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। An object of mass m moving with a constant velocity v, how much work done should be done on the object in order to bring the object rest? Obviously कितना वर्क डन होगा? जितनी स्पीड से जा रही है, और उस समय पर क्या वर्क डन है उसके अंदर? जितनी काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी? हाफ mv²। तो वर्क डन भी क्या हो गया उसका? तो हमें हाफ mv² के बराबर वर्क डन करेंगे, तब जाके वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? वो रुकेगी। ठीक है,
नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन स्टॉप अ कार 1500 किलोग्राम मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मास कितना है उसका? 1500 केजी। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? 60 किलोमीटर पर आवर से। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या होगा मीटर पर सेकंड में? 60 इंटू 10 3, मतलब 50 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कितना हो गया? कितना था मास? 1500 मल्टीप्लाइड 50 अपॉन में 3। काट दो इसे, 500 कट गया, काट दो इसे, 25 पंजे 125, इतने इतने जूल आ गया ना? इतना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, in each of the following force F acting on an object of mass m, direction of the displacement is from west to east shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work is done by the force is negative or positive. अब एक बात बताओ, अगर ऐसे इस तरीके से है, ये डिस्टेंस और ये फोर्स है, तो बताओ वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होगा इस केस में? पहले केस में वर्क डन क्या है बताओ? 0। ठीक है, और इस केस में 0। अगर फोर्स ऐसे ऑब्जेक्ट है, वर्क डन भी, फोर्स भी ऐसे लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? क्या होगा वर्क डन इस केस में? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अंदर जा रही है। वर्क डन क्या होगा उस केस में? पॉजिटिव। तीसरा केस, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। ठीक है सोनी, हो गया तीनों का?